नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और नमस्कार के साथ साथ सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और यथा योग्य, यानी जिसको जो चाहिए, जो जिस तरह का अभिवादन पसंद करता है वो ग्रहण करे। और सबसे पहले आप सबसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। व्हाट्सएप पर अगर भेजते हैं और आप व्हाट्सएप पर इसे देख रहे हैं तो आपको सामने कहीं लाइक या सब्सक्राइब का बटन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको उस वीडियो के कोने में एक एरो दिख रहा होगा, यूट्यूब का निशान नीचे, उसको दबाना पड़ेगा। जब आप उसे दबाएंगे तो ये आपके मोबाइल पर यूट्यूब ऐप में खुल जाएगा। वहां आपको लाइक का बटन भी दिखेगा, सब्सक्राइब का भी दिखेगा और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक छोटी सी घंटी बनी हुई दिखाई देगी, उसको भी दबा देंगे तो आपको खबर मिल जाएगी जब मैं नया वीडियो डालूंगा या जब मैं लाइव आऊंगा। इसे नोटिफिकेशन आइकॉन कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम उसे हिंदी में घंटी कह देते हैं। इसके अलावा एक बात और बतानी है कि मैं सत्यहिंदी.com के साथ जुड़ा हुआ हूं, आप सबको पता ही है। और अगर ये वीडियो आप सत्यहिंदी.com पर देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसे दबाकर आप सत्यहिंदी.com के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने की अलग अलग स्टेजेस हैं, लेवल हैं और उनके अलग अलग फायदे हैं। वो आप उस डिटेल वहाँ लिंक में जाके देख सकते हैं। मेंबर बनने का अर्थ है आप सत्य की इस मुहिम में सच की आवाज का साथ दे रहे हैं। इस वक्त सच कहना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। जो लोग इस सच की मुहिम में लगे हैं उनका साथ देने का एक तरीका ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि उम्मीद करूंगा कि आप कोशिश करेंगे, एक बार लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी मर्जी। और अब शुरू करते हैं आज की बात। मैंने लिखा है, आपने देखा होगा कि सरकार को हर एक जान की कीमत तय कर देनी चाहिए। और वो मैं क्यों कह रहा हूं। गाजियाबाद में एक पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो गई, आपको पता होगा। और किस तरह से हुई है, निहायत ही खतरनाक अंदाज में हुई है और उसकी जो वजह है वो और खतरनाक है, चिंताजनक है। इतनी गंभीर चिंता है, राहुल गांधी ने कहा कि साहब वादा था रामराज का, दे दिया गुंडा राज। मैं जरूरी नहीं कि मैं राहुल गांधी की हर बात से इत्तेफाक रखूं, लेकिन इसके अलावा कोई और भी इस पर क्या टिप्पणी कर सकता है। एक पत्रकार हैं, उनकी भांजे से कुछ लोग छेड़छाड़ कर रहे थे। वो गए, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस से उन गुंडों को खबर मिल गई। उन गुंडों ने सड़क पर चलते हुए स्कूटर को रोक के इनको गिराया और दो बेटियां थी उनकी उनके साथ, वो भाग गई डर के कि इतने सारे लोग घेर रहे हैं। 10 लोगों ने एक साथ घेरा और उसके बाद सीसीटीवी वीडियो में नजर आता है कि एक इंसान नजदीक आया। सीधे वो गोली चला रहा है नहीं है, इतना साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बताया जा रहा है कि उसने बिल्कुल कनपटी पे लगा के तमंचा चला दिया। उनको गोली लगी सिर पर, सीधी सी बात है, दिमाग पे गोली लगी। कल ही ये इस अवस्था थी कि बहुत गंभीर है। उसके बाद दिखता है कि वो बेटी आ रही है, दूर से आती है भागकर, और उसके बाद वो उनके सीने पे रख के रो रही है, हल्ला मचा रही है। फिर कुछ देर में उसने बताया कि एक अंकल आए थे, उन्होंने मदद की, बाकी कोई नहीं आया। मदद की मुझे उसमें स्थिति भी नहीं दिखती थी, ये लग नहीं रहा था कि मदद हो सकती। अगर 10 लोग घेर कर और हत्या करने के इरादे से आए हैं तो कोई दूसरा उसमें बहुत मदद कर पाता, ये संभव नहीं था। लेकिन जो गंभीर सवाल है वो ये है कि पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस के पास जो शिकायत गई थी वो इन लोगों की गई थी, नाम लेकर गई थी। बजाय इसके कि उन पर कार्रवाई करें, पुलिस की तरफ से खबर कहां पहुंच गई, उस आदमी के पास जिसकी शिकायत हुई थी, और उसको ये बता दिया गया, उन लोगों को बता दिया गया कि किसने आपकी शिकायत की है। यानी सीधे तरीके से आपके पास ये रास्ता दे दिया कि आप जाइए और उस आदमी के खिलाफ जो एक्शन आपको करना हो अ, वो आप कर लें। पुलिस ने एक लंबी लिस्ट दी है जिसमें अनेक लोगों के नाम, तो इसलिए मैं एक नाम लेना मुश्किल है। 10 नाम हैं जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। उनमें से शाहनून एक है, शाहनून, आकाश, 2 ये अरेस्ट हुए हैं, जिसकी जबकि रवि अभी फरार है। इसके अलावा पुलिस ने 7 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से मोहित हैं, दलबीर हैं, योगेंद्र हैं, शाकिर हैं,
और 2 लोग और हैं जिनका नाम अभिषेक, दोनों का नाम अभिषेक है, इसलिए 2 नाम बताए गए। दोनों का नाम अभिषेक है और एक आकाश नाम का एक और अभियुक्त है। एक आकाश का नाम एफआईआर में है और एक दूसरा आकाश है जो गिरफ्तार हुआ है। एक आकाश पहला गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम एफआईआर में था और एक ये दूसरा आकाश है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिला के 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से 3 का नाम रवि, शाहनूर एलियास छोटू, शाहनूर बनाम छोटू और आकाश, ये 3 लोग हैं जिनका नाम इसमें था। और जो शाहनूर है उसके बारे में जो खबर मैंने पढ़ी है उसमें यह बताया गया है कि ये कमालुद्दीन का बेटा है। तो कुछ लड़के जिनमें कमालुद्दीन का बेटा भी शामिल था, ये उनकी बेटी को मतलब उनकी भांजी को छेड़ते थे, जिसने उनके भांजे ने बताया है कि मेरी बहन को ये लोग छेड़ते थे और ये मामा घर आ रहे थे उनके साथ। जब उसी लड़के ने यानी कमालुद्दीन के बेटे ने, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि जो शाहनूर नाम है ये कमालुद्दीन के बेटे का नाम है, जिसके खिलाफ एफआईआर हुई और इनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मेरे पास सवाल इससे ज्यादा गंभीर है। जो दूसरा सवाल मैं उठाना चाह रहा हूं वो ये नहीं है। ये घटना है, निंदनीय है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों की जो कार्रवाई हो। लेकिन अब देखिए यहां भी एक टिप्पणी आई है और अभी मैं इस पे आता हूं। यही बात मैं करना चाह रहा था। एक बात तो रत्नाकर जी सही कह रहे हैं कि लोग आजकल अपराधियों का नाम, जाति, धर्म जानने में बहुत दिलचस्पी लेने लगे हैं। क्यों लेने लगे हैं ये आपको भी सोचना होगा, मैं तो सोच ही रहा हूं। कोई तो वजह होगी कि किसी ने कहा कि नाम बताइए कौन लोग हैं जो इसके अपराधी हैं और कौन लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस इसमें मिली हुई है। पुलिस थाना वहां सस्पेंड कर दिए गए, थाने के जो जिम्मेदार लोग हैं तो उनको आपने सस्पेंड कर दिया, ठीक है, लेकिन पुलिस ने जिम्मेदारी निभाई नहीं। उसके बाद हुआ क्या? लखनऊ में पत्रकार संगठनों ने तुरंत एक मांग पत्र बनाया और पहुंचे मुख्यमंत्री के पास। बयान सुबह सुबह मेरे पास एक आ गया, वहां के पत्रकारों के एक समूह में भी मैं शामिल हूं, कि 50 लाख रुपए हर्जाना दिया जाए, परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और इनकी व्यवस्था की जाए। ये सुनने में कैसा लगता है आप सोचिए। और आजकल मैं आम तौर पर देखता हूं किसी ऐसी घटना के बाद सरकार तुरंत कह देती है, या तो बता देगी कि हम इतना हर्जाना दे रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐलान हो गया कि 10 लाख रुपए हर्जाना दिया जाएगा, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। मेरा सवाल है ये सब करना सरकार का काम क्यों है? और सरकार लोगों की जान की कीमत क्यों लगा रही है? अलग अलग इंसान, अलग अलग घटनाओं में आप देखते हैं, फटाक से सबसे पहला काम आजकल ये होता है कि जान की कीमत लगा दी जाती है। या तो सरकार का कोई अफसर आएगा, मंत्री आएगा, वो ऐलान कर देगा कि ये जान की कीमत लग गई, या मांग करने वाले मांग करेंगे कि इस जान की कीमत इतनी होनी चाहिए। कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 50 लाख, 1 करोड़, कुछ भी मांगा जा सकता है। जितना विभत्स कांड होगा, जितना दुर्दांत कांड होगा, उसमें लोग उतनी उतनी बड़े हर्जाने की मांग करते हैं। कहते हैं, ऐसा लगता है कि जान की कीमत तय हो गई। तो भाई अगर आप जान की कीमत तय कर दिया, फिर आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला विधानसभा में या लोकसभा में कानून लाइए, हर एक की जान की कीमत तय कर दीजिए कि जो इनकम टैक्स पेयर हैं वो जितना टैक्स देते हैं उनको इतना मिलेगा, जो इनकम टैक्स पेयर नहीं है उनको इतना मिलेगा, जिनको अपराधी गोली से मार देंगे उनको इतना मिलेगा, जो लोग एक्सीडेंट में मारे जाएंगे उनको इतना मिलेगा। ये हो क्या रहा है? मजाक बना रखा है बिल्कुल। सरकार इसलिए होती है कि वो लोगों की जान की कीमत चुकाएगी। सरकार अगर सरकार नहीं चला पा रही है, लोगों की जान नहीं बचा पा रही है, अपनी पुलिस को कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो सरकार को बने रहने का क्या हक है? इससे संतुष्ट हो गए लोग कि जान की कीमत दे दी सरकार ने। और उसमें भी सही बात है कि उसमें कास्ट का भी कोटा तय कर दो, उसमें धर्म का भी कोटा कर दो, उसमें कौन आदमी की क्या आर्थिक हैसियत है इसका भी कोटा तय कर दो। ये बिल्कुल एक तरह से मजाक हो रहा है। एक के बाद एक कांड होते जा रहे हैं और कहा जा रहा है, और ऊपर से, और आज आप उससे बड़ा कांड देखिए। ये विकास दुबे के एनकाउंटर की चर्चा होनी थी, विकास दुबे के एनकाउंटर पर, और वो बिल्कुल यकीनन फर्जी एनकाउंटर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज कुछ लोग मांग कर रहे हैं, यहाँ अभी टिप्पणी एक मैंने देखी और सुबह पत्रकारों के समूह में भी ऐसी ही टिप्पणी देखी
कि अब इन लोगों की गाड़ी भी पलट जानी चाहिए। इसका अर्थ क्या है आप सोचिए, और जरा दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, गंभीरता से सोचिएगा, मजाक में मत सोचिए। इसका अर्थ है कि हमें पुलिस पर, न्याय पर, किसी इंस्टीट्यूशन पे कोई भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि पुलिस अब लोगों को गाड़ी पलटा दे और किसी को गोली मार के उड़ा दे, और उससे हम खुश हो जाएंगे कि पुलिस ने इंसाफ कर दिया। पहले गुंडे किसी को मार दें और उसके बाद पुलिस उन गुंडों को मार दे, इससे हमारा इंसाफ हो गया। अदालत की कोई जरूरत नहीं है, कानून की कोई जरूरत नहीं है, नियम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि यही किस्सा आगे बढ़ेगा तो किसी दिन मुझे, किसी दिन आपको भी पुलिस वाले ले जाएंगे और गाड़ी पलट जाएगी। और जरूरी नहीं है हर मामले में गाड़ी पलट जाए। गाड़ी तो ये विकास दुबे बहुत हाई प्रोफाइल मामला था, तमाम लोग कह रहे थे कि गाड़ी पलट जाएगी, इसलिए ये वो भाग जाएगा, भागते हुए पकड़ा जाएगा, तो एक स्टोरी बनाई गई कि गाड़ी पलट गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जांच बैठा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल गंभीर रूप से कहा है, सुपर कॉप कहलाते थे, बम्बई के पुलिस कमिश्नर थे, बाद में पंजाब में पुलिस की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। जूलियो रिबेरो भारत के सबसे सेलिब्रेटेड पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है विकास दुबे के एनकाउंटर पर। आप विकास दुबे की जान बचाने, मैं नहीं कहता हूं विकास दुबे की जान बड़ी कीमती थी, उसको बचना चाहिए था, वो अपराधी था, मारा गया, बहुत अच्छा हुआ, मेरी कतई कोई सहानुभूति नहीं है उसके साथ। मेरी चिंता है इंसाफ के साथ, मेरी चिंता है संविधान के प्रावधानों की रक्षा न होने की वजह से मैं परेशान इसलिए हूं। जूलियो रिबेरो ने भी यही सवाल उठाया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जांच बैठाई है वो इसीलिए बैठाई है ताकि ये साफ हो सके कि क्या आप इंसाफ की हत्या कर रहे हैं इंसाफ करने के नाम पर। लेकिन उसके साथ दूसरा किस्सा देख लीजिए। आज ही एक सामने मामला आया है, भरतपुर के राजा की हत्या के मामले में 11 एक्स पुलिस वालों, यानी 11 पुलिस वालों को, जिनमें एक डीएसपी शामिल हैं, इन सब को उम्र कैद सुनाई गई है। लेकिन ये उम्र कैद सुनाई गई है तो बड़ी अच्छी बात है, मगर ये घटना कब की है सोचिए। 35 साल पुरानी घटना है, 35 साल। अब से 35 साल पहले भरतपुर की रॉयल फैमिली के राजा मान सिंह और उनके 2 साथियों को राजस्थान के डीग इलाके में उनकी हत्या कर दी गई थी। डीग राजस्थान में है या उत्तर प्रदेश में, इस पर मुझे जरा संदेह है। ये क्योंकि मथुरा के जिला जज ने ये मामला सुना था, इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश में ही होगा। डीग रियासत, डीग में भरतपुर के राज परिवार के सदस्य थे, राज परिवार के सदस्य थे, तो मामूली इंसान नहीं थे। और उनके साथ 2 लोग, इन 3 लोगों को उन्होंने उड़ा दिया था 21 फरवरी 1985 को। और अब 35 साल बाद ये मामला फाइनल हुआ है। वो भी एक एनकाउंटर में मारे गए थे, ये ध्यान रखिए। वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और आरोप यह है कि उन्होंने अपनी जीप उस समय राजस्थान के चीफ मिनिस्टर शिवशरण माथुर के हेलीकॉप्टर से टकरा दी थी, और उसके अगले दिन डीग की गल्ला मंडी में उनका एनकाउंटर हो गया। वो अब अदालत के फैसले के बाद आप कह सकते हैं कि एनकाउंटर कर दिया गया। तो ये है इंसाफ का हाल। इस हाल के बीच में अगर लोग ये सोचने लगते हैं, जो मैंने बताया कि हमारे पत्रकार साथी ने ऐसा सोचा, जैसा अभी यहाँ टिप्पणियों में आ रहा है कि इतनी लंबी कानूनी लड़ाई, अब जिन पुलिस वालों को सजा हुई है, जो रिटायर हो चुके हैं, 75 साल की उम्र में उनको ये उम्र कैद हो रही है, वैसे ही उनकी कितनी उम्र बची है पता नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि इतनी लंबी लचर कानूनी लड़ाई अगर चलेगी तो लोगों का उस पर से विश्वास तो हटेगा। लेकिन विश्वास हटने का अर्थ क्या ये है कि सरकार ठोक दो, ये ठोक दो शब्द, जो टर्म है, ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कहा जाता है सरकार की तरफ से हुक्म है ठोक दो। ठोक दो का अर्थ है एनकाउंटर कर दो, खत्म करो खेल। ये अगर ऊपर से ही आला कमान से आदेश मिला हुआ है तो पुलिस वाले इस तरह एनकाउंटर कर रहे हैं, इसमें क्या है। और अगर पुलिस वालों को ये हक मिला हुआ है कि हम किसी का एनकाउंटर कर दें,
तो जब वो एक का कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं। और इसी में उनके अंदर ये कलेजा आ जाता है, ये हौसला आ जाता है कि वो गुंडों की पीठ पे हाथ रख देते हैं। कोई चिंता मत करो भाई, बेफिक्र रहो। इस जिस तरह उन्होंने गाजियाबाद में रख दिया। और ये मैं उत्तर प्रदेश पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, ये भी मैं साफ कर दूं कि ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार एकदम निकम्मी साबित हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में देश की और सरकारें बड़ी कारगर और एफिशिएंट हैं, ऐसा भी नहीं है। मुंबई शहर में इसी तरह के मामलों में पुलिस इसी तरह की हरकत करती है। मैं अभी एक कोई शिकायत कर दूं किसी की, तो कुछ ही देर में सामने से मुझे धमकी देने वाले खड़े हो जाते हैं अपनी छत पर। वहां से इशारा करने लगेंगे कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, देख लूंगा। ये मामूली बात नहीं है, कहीं भी हो रहा है, क्योंकि खबरें पहुंच जाती हैं और लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं। अपराधियों के हौसले ऐसे बुलंद हैं कि पूछिए मत। विकास दुबे के कांड में भी जब आप इसकी बारीकी में जाएं तो आप उनके हौसले यूं ही बुलंद नहीं हुए थे। विकास दुबे से ज्यादा हौसले बुलंद थे उसके चेले चांटों के। जो कोई 16 साल का, कोई 17 साल का, कोई 18 साल का लड़का है, उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी गई है। भैया ने कहा है कि जाओ उड़ाओ, जिसको चाहो मारो, हम देख लेंगे। और पिछले 20 साल से लोग देख रहे हैं कि उसके साथ रहने वाले में किसी को कहीं कोई सजा नहीं होती है, कोई गवाही देने नहीं जाता है, कोई सामने नहीं आता है। और शायद पुलिस वालों के मन में भी ये डर रहा होगा। मैं देखिए, कल को ये सजा होगी उन पुलिस वालों को, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच हुई, सही जांच हुई, तो ये फर्जी एनकाउंटर का मामला है, पकड़ा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार में बैठे हुए कुछ मंत्री और कुछ अफसर यकीनन इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, और वो विकास दुबे से मिले हुए थे, उनके विकास दुबे से संबंध थे, जिसकी वजह से उन्होंने सबूत नष्ट करवाने के लिए भी विकास दुबे को साफ करवाया है कि कहीं ऐसा ना हो कि आंच हम तक आ जाए। मैं नाम नहीं ले सकता हूं, आप सब जानते हैं क्यों नहीं ले सकता हूं। नाम इसीलिए नहीं ले सकता हूं कि जैसे ही मैं नाम लूंगा मुझ पर एक मुकदमा हो जाएगा, हो सकता है 10 मुकदमे हो जाएं, और उसके बाद मेरे पास वो संसाधन नहीं है कि मैं जाऊं और अलग अलग अदालतों में अपने मुकदमों का सामना करूं। लेकिन सच तो यह है, और क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए मुझ पर मुकदमा नहीं हो सकता है। लेकिन जो लोग जानते हैं उन्हें पता है, बहुत से लोग वहां नाम लेकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसे अनेक लोग हैं जो नाम ले रहे हैं। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, एक फॉर्मर आईएएस हैं, वो निकल के आ रहे हैं और वो सामने नाम ले रहे हैं। वो बता रहे हैं किसका किसके साथ कैसा संबंध था, किसने किसके लिए एक फार्म हाउस खरीद के दिया, उसके फार्म हाउस का इंतजाम हो रहा था, कहीं बंगला बन रहा था, किसकी पार्टी में कौन शामिल था, ये सब चीजें सामने आ रही हैं। आपकी आंख खुली हो, अगर आपकी आंख खुली हो तो आपको दिखेगा। तो जिम्मेदार लोग अपनी आंख खोलकर वो देखने के बजाय, पकड़ने के बजाय सिर्फ मुआवजा बांटें। और आज के दिन एक और बात, अब गंभीर घटना की तरफ ध्यान दीजिएगा। आज गाजियाबाद का ये हत्याकांड, आज विकास दुबे कांड की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ये दो चीजें, इन पर बड़ा विवाद होता, बड़ी खबरें होती, तो हुआ क्या, एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने बकरीद पर एक बयान दे दिया। एक सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, दूसरे साहब खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने कह दिया कि ज्यादा हरकत करोगे तो जैसे आजम खान जहां है वहीं पहुंच जाओगे, उसके बगल में पहुंचा दिए जाओगे। राज्य सरकार ने बकरीद पर बकरा काटना है कि नहीं काटना है, नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, इस पर अनेक आदेश दे डाले सीक्वेंस से। क्यों? ध्यान भटकाने के लिए। तमाम टेलीविजन चैनलों पर शाम को जोरदार बहस हो रही थी इस बात पे कि बकरीद मनाई जानी चाहिए कि नहीं मनाई जानी चाहिए, बकरीद पर कुर्बानी होनी चाहिए कि नहीं, बकरीद पर जाकर नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं। अरे भाई, जब ईद बीत गई, ईद के दिन तमाम मौलानाओं ने पूरे देश में इस बात का ऐलान किया कि आप मस्जिद में मत आइए, यहाँ नमाज मत पढ़िए। तब से अब तक मैं तो लगातार देखता हूँ हमारे आसपास लोग अब जमात में नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, मस्जिद नहीं जाते हैं, अपने अपने घरों में पढ़ते हैं। कभी दो एक आदमी दिख जाते हैं कि दो लोग, वो भी मैं छतों पे पहले देख रहा था, लेकिन अब छत पर भी देखता हूं तो एक आदमी या दो आदमी इकलौते हैं, या दो ऐसे, जैसे कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के इरादे से छत पर गए हों, इस हिसाब से वहां आकर वो नमाज पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या आपको लगता है कि इस वक्त इतने खतरनाक हालात में लोग नहीं जाग उठे, उनके दिमाग में ये बत्ती नहीं जली होगी कि हमको अपना ख्याल रखना है, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना है, वो अपनी जान का ख्याल करेंगे और वो नमाज पढ़ने वहां
बाजमात जिसे कहते हैं, बाजमात नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी अकल पे भरोसा नहीं करते हैं आप। और ये आज ही के दिन ये ऐलान क्यों होना था, ये सवाल मेरे मन में है। ये सारे ऐलान बड़े, और साथ में उसमें एक है कि गोवंश की तस्करी पर रोक लगाई गई है। तो पहले से रोक है मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गोवंश का अर्थ होता है गाय, बछड़ा, बैल। क्या इनका ट्रेड, इनका ट्रांसपोर्टेशन उत्तर प्रदेश में अलाउड था अभी तक? अगर नहीं था तो आज इस आदेश को जारी करने का क्या मतलब था? क्या अब बकरा काटने पर रोक लगा रहे हैं? अगर बकरा काटने पर रोक लगा रहे हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो नहीं रहेंगे? बाकी राज्यों में जहां लोग नॉनवेज खाते हैं वो नहीं रहेंगे? मेरा ख्याल यह है कि इस पर विचार कुछ भी हो आपका, ये बकरीद होनी चाहिए नहीं, बकरीद तो होगी, बकरीद एक त्योहार है, वो होगा ही होगा। उसमें कोई, कुछ लोग बकरे काटेंगे, कुर्बानी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, कैसे वो अपने आस पड़ोस के दूसरे लोगों का ख्याल रखते हैं। जमात की नमाज ईद में नहीं हुई तो बकरीद में होगी, ऐसी आशंका पता नहीं किन लोगों को है। मैं सोच के मुझे लगता है बवाल खड़ा करने के लिए, बेवजह एक डंडा खड़ा करने के लिए एक एजेंडा मिलना था, ढूंढ लिया, कर दिया। और उसमें वो बढ़िया बड़ी दाढ़ी टोपी वाले मौलाना हैं, वो जो एमपी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी इसमें कुछ सहयोग किया। और इससे ही संदेह होता है कि सब मिले हुए हैं क्या। जब कोई बुनियादी बात होनी होती तो ध्यान भटकाने के लिए हर तरफ से लोग कैसे खड़े हो जाते हैं। ऐसा कैसे है कि वो आदमी नहीं समझ रहा है कि ये बात करने से आज बवाल हो सकता है, मैं शांत रहूं। और आज ये मुद्दा छाया हुआ है, इस मुद्दे को इस गर्म मुद्दे पे पानी डालने का काम उन्होंने भी किया साथ में। तो गुलजार साहब का एक संकलन है जिसका नाम उन्होंने रखा पाजी नज़्में। पाजी, आप जानते हैं पाजी क्या होते हैं? एक पाजी तो हम सरदार जी लोगों को कहते हैं, प्राजी का पाजी हो गया है वो, तो वो तो इज्जत के साथ होता है, लेकिन पाजी बहुत महा पाजी है, लड़का बहुत पाजी है। उस अंदाज में उन्होंने कि ये नज़में थोड़ी पाजी हैं, शरारत के साथ लिखी गई हैं। उनमें से एक नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ, आज की तारीख में बहुत ही काम की है, बहुत ही मौजू है, और सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ऐसा कोई शख्स नजर आ जाए जब, ऐसा कोई शख्स नजर आ जाए जब, कान पे जिसका हाथ न हो, दाएं बाएं टहल टहल के खुद ही हंसता बोलता न हो, बिन मोबाइल खाली हाथ नजर आ जाए कोई तो खाम खा ही जाकर हाथ मिलाने को जी करता है। इस दुनिया में खाली हाथ आता है इंसान, जाता है मोबाइल लेके जाता है।